मेरे जैसा कोई थर्ड क्लास यूट्यूबर जाकर मेरे जैसा कोई थर्ड क्लास यूट्यूबर जाकर मैं थर्ड क्लास हूँ, मैं थर्ड क्लास हूँ, मैं थर्ड क्लास हूँ, मैं थर्ड क्लास हूँ। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे, हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे, है ना किटी? सब लोग खुश हैं। अच्छा जी, आज हम लोगों ने ऑपरेशन करना है दो वाक़यात का, क्योंकि दोनों ही वाक़यात आपके सामने तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ और किस तरह से दुआ ज़हरा के वालिदैन को मुकम्मल तौर पे झूठा करार दे दिया गया, और वो 7 झूठ जो मैंने उनके बारे में बताए थे वो सब साबित हो गए। आज के वीडियो में उसका जिक्र करेंगे। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं जो कि खुद को थर्ड क्लास यूट्यूबर कहते हैं। क्या कहते हैं किटी? वो अपने आप को थर्ड क्लास यूट्यूबर कहते हैं। ये मैं नहीं कह रही, उन्होंने कहा था, खुद सुन लें। मेरे जैसा कोई थर्ड क्लास यूट्यूबर जाकर मेरे जैसा कोई थर्ड क्लास यूट्यूबर जाकर मेरे जैसा कोई थर्ड क्लास यूट्यूबर जाकर मैं थर्ड क्लास हूँ, मैं थर्ड क्लास हूँ, मैं थर्ड क्लास हूँ, मैं थर्ड क्लास हूँ। तो आप लोगों ने सुना कि हमारे प्यारे भाई खुद को थर्ड क्लास यूट्यूबर कहते हैं। आज हम उन्हें थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, इसलिए कि उन्होंने अपना एक इंटरव्यू मेरे साथ कंडक्ट किया है और उसमें उन्होंने क्या क्या भंड मारे हैं उसके बारे में आज हम जवाबी वीडियो बना रहे हैं। मतलब ये है कि उन्होंने जो किया है उसका आज हम राज खोलने वाले हैं। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है किटी कि मैंने अपने पास थोड़े सबूत कलेक्ट कर लिए थे। तो आज हम अपने अवाम को बताएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने, ये टोटली मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो मेरे फॉलोअर्स थे, मेरे सब्सक्राइबर्स थे और पहले ही दिन से मुझ पर ट्रस्ट रखे हुए थे। और उन्होंने मुझे जनाब आली मुझ पर इतना ट्रस्ट किया कि मैंने जब जब उन्हें जो जो खबर दी वो सच साबित हुई। और उसका नतीजा ये निकला कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया हाथ मलता रह गया और दुआ ज़हरा की फैमिली ने रब्ता किया हमसे, क्योंकि उनका ये कहना था कि आपने पहले दिन से सच्ची खबरें दी हैं, इसलिए आपका हक बनता है कि आप हमारा इंटरव्यू करें। हमने उनके कहने पर उनका इंटरव्यू कर लिया किटी। लेकिन इस पर हुई बहुत सारे लोगों को तकलीफ और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपने तो मेन स्ट्रीम मीडिया की लाइमलाइट समेट ली है। लेकिन मैं पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने गलत रिपोर्टिंग नहीं की थी। गलत रिपोर्टिंग की थी जनाब कुछ ना आकबत अंदेश किस्म के यूट्यूबर्स ने, जो पहले दिन से ये कह रहे थे कि दुआ ज़हरा जो है वो हब्से बेजा में रखी हुई है और इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व है और उसने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। और उनका भांडा और उनकी हंडिया बीच चौराहे में उस वक्त फूट गई किटी जब हमने उनका किया इंटरव्यू और उसमें लड़की ने खुद अपनी स्टेटमेंट दी कि मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ और मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। अब जनाब आली, आज की प्रोसीडिंग ये है कि कराची में यानी कि सिंध हाई कोर्ट में पुलिस ने एक चालान जमा करवाया है, जिसमें पुलिस ने दुआ ज़हरा के वालिदैन को मुकम्मल तौर पे झूठा करार दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये केस सिर्फ 2 घरों की लड़ाई का था। 2 घरों की लड़ाई ऐसे कि 2 घरों की बात थी, यानी एक घर का लड़का था और एक घर की लड़की थी, और उनकी लड़की खुद वहां से चलकर यहाँ आई थी और अब वो हमारी भाभी है। लेकिन घर वालों ने किया प्रोपोगंडा। उन्होंने बोला झूठ। झूठ ये था कि उन्होंने कहा कि उनकी बेटी तो अगवा की गई है। तो जनाब आली, वो झूठ जो है ना, उसका पलंदा आज पुलिस ने दोबारा से सिंध हाई कोर्ट में पेश किया और वो केस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और अब दुआ ज़हरा और ज़हीर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के मियाँ बीवी भी हैं। और वो लोग और वो झूठी आंटियाँ जो यूट्यूब के ऊपर बैठकर ये प्रोपोगंडा कर रही थी और कह रही थी कि दुआ ज़हरा अगवा हुई है, जो कह रही थी कि दुआ ज़हरा ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की है, तो जो ये कह रही थी कि निकाह जाली है, तो सब कुछ आज हो गया है जी झूठा। तो पूरी कौम को हो मुबारक, क्योंकि मैंने सच बोला। उस पर मुझे क्रिटिसिज्म का कैसे सामना करना पड़ा, अब हम बात कर लेते हैं उसकी। तो जनाब, जब आप लोग बोल रहे होते हैं ना सच, तो सामने वाले शख्स से हो नहीं रहा होता बर्दाश्त, तो वो आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं, आपकी ट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ज़मीर पहले दिन से साफ था। अब हम बात करते हैं यासिर शामी की। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ उनकी कॉल, कि उन्होंने मुझे बहुत सारी कॉल्स की, लेकिन मैं उनका फ़ोन उठाना नहीं चाहती थी। मैंने 2 दिन तक उनका फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने बहुत सी सिफारिशें करवाईं और उन सिफारिशों के बाद जब उनसे नहीं बन पड़ी तो फाइनली उन्होंने मुझे कॉल करके क्या कहा, ज़रा खुद सुन लीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है यार। अच्छा, वो मेरे बॉस कह रहे थे कि वो जुनैरा माम का इंटरव्यू कर लें, तो आप विजिट हैं, इंटरव्यू देंगे हमें? किसके डेली लिए? पाकिस्तान के लिए। डेली पाकिस्तान के लिए? डेली पाक अच्छा, ठीक है, कर लेते हैं। कब करना है? तो बता दो किधर रहती हो, तुम आ जाओ या मैं आ जाऊँ, जैसे कहती हो। आज करना है, कल करना है?
आज करना है, आज करना है, क्योंकि टॉपिक तो अभी है, एडिट होते होते कल हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, आप कर लो। ठीक है, तो आप आ जाओगे डीएचए या आप किधर रहती हो, मैं घर आ नहीं, जाऊँ? आप आ जाओ, मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ। तो आप लोगों ने सुना कि यासिर शामी जो थे, असल में जिस दिन दुआ ज़हरा का मैंने इंटरव्यू किया उस दिन इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। इन्होंने मुझे बहुत से सोर्सेज के थ्रू कॉल्स करवाई, खुद भी कॉल की और मुझसे मांगा दुआ ज़हरा का नंबर। लेकिन दुआ ज़हरा की फैमिली को जब इन लोगों ने अप्रोच किया तो उन्होंने इनको इंटरव्यू देने से कर दिया इनकार। और आपको पता है कि उन्होंने कुछ 4-5 चैनल्स को इंटरव्यू दिया था और इसी बात की तकलीफ और इसी बात का जो एक था ना उनके अंदर ग्रज, तो यासिर शामी ने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं, तो उन्होंने मेरे खिलाफ बनाया एक वीडियो और उस वीडियो में उन्होंने मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें भी की, लेकिन मैंने उसका माइंड ही नहीं किया, ना ही मैंने उनके बारे में कोई बात की। उसके बाद भी उनको सुकून नहीं मिला, तो उन्होंने मुझे दोबारा से कॉल किया और कहा कि प्लीज़ आप हमें टाइम दे दें, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको सबसे पहले तो ये कहा कि मैं आपके पास नहीं आ सकती, आपको अगर आना है तो मेरे घर पे आइए। फिर वो मेरे घर तशरीफ़ का टोकरा लेकर आए, देखिए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। अभी ये लोग बनाना शुरू कर हाँ, क्या हाल है? दिया। ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने देखा कि वो मुझे पूछ रहे हैं कि तुम मेरा व्लॉग शूट कर रही हो, मैंने कहा हाँ। अच्छा, वो बाय द वे मुझे तुम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये जियो पे मेरे कलीग थे और वहाँ पर ये मुझे छोटी बहना बुलाते थे। और उसके बाद जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होने से पहले मैंने उनके आगे रखी एक शर्त ये थी कि आप मेरा कोई भी आंसर जो है उसको एडिट नहीं करेंगे, जो बात जैसे होगी वैसे ही लगाएंगे। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया। 15 मिनट का कंटेंट इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और 15 मिनट के कंटेंट को रिकॉर्ड करने के बाद इन्होंने मुझसे कहा कि हमारा जो व्लॉग होता है वो 5 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं होता, आपने 15 मिनट की जो बातें की हैं वो सारी कट जाएंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एडिट करें, आप काटें, आप कुछ भी करें, लेकिन जहाँ पर आपने मुझसे सवाल पूछा है और उसका जवाब मैं आपको दे रही हूँ तो आपने उसके जवाब को नहीं काटना। लेकिन मेरे प्यारे थर्ड क्लास, यानी कि मैं नहीं कह रही, वो खुद कह रहे हैं, सुन लें क्या कह रहे हैं वो अपने बारे में। मैं थर्ड क्लास हूँ, मैं थर्ड क्लास हूँ। जी, तो ये मेरे थर्ड क्लास जो भाई है ना, इन्होंने मेरे साथ दोबारा से गेम ये की कि फाइनली इन्होंने अपनी एडिटिंग टीम को ये इंस्ट्रक्शंस दी कि जब मैं जुनैरा से सवाल करूं और उसका जवाब जुनैरा दे तो उस जवाब को आपने काट देना है। उसका फ़ायदा इनको क्या हुआ? उनका फ़ायदा ही उनको ये हुआ कि आज मैं सुकून से सोई हुई थी, मैंने कहा 2000 केस तो ख़त्म हो गया है और अब मैंने आपके साथ पॉलिटिकल एनालिसिस और दूसरी खबरें शेयर करनी है। लेकिन अचानक मुझे कॉल्स की भरमार होना शुरू हो गई। लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि यासिर शामी ने तो आपको लाजवाब कर दिया, वो आपके सामने आर्टिकल्स की बात कर रहा था, वो आपके सामने आर्टिकल ये बात कर रहा था, पीनल कोड की बात कर रहा था, लेकिन आप तो जवाब ही नहीं दे पाई। मैं बड़ी हैरान हुई किटी। मैंने सोचा कि मैंने तो उस शख्स को हर बात का जवाब दिया था। जब मैंने वीडियो खोल कर देखा तो मैंने चेक किया कि 15 मिनट का कंटेंट, मेरे जवाब, मेरे सवाल सारे कट कर दिए और अपनी बात को उन्होंने रखा और अपनी बात को, अपने सवाल को रख के मेरे सारे आंसर्स काट दिए। तो यहाँ पर किटी, मैं अपनी तमाम ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि जो मेरे लॉयल फॉलोअर्स हैं वो पहले दिन से देख रहे हैं कि मेरी ग्रिप कितनी तेज़ थी इस केस के ऊपर। देखिए, जब उसने मुझसे ये सवाल पूछा यासिर शामी ने कि ये अगवा बराए तवान का मुकदमा था, जिसको वो वाकई थर्ड क्लास निकला किटी, जिसको पता ही नहीं था कि ये अगवा बराए तवान का नहीं बल्कि लव मैरिज केस था। और मैंने उसको ये बताया जवाब में कि जब एक लड़की लोअर कोर्ट में पेश होकर या लाहौर हाई कोर्ट में पेश होकर या सिंध हाई कोर्ट में पेश होकर अपनी स्टेटमेंट दे देती है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से लव मैरिज की है, तो उसके ऊपर कोई अगवा का मुकदमा हो ही नहीं सकता, खासतौर पे जब उसके 164 के बयान रिकॉर्ड हो चुके हों। लेकिन इस थर्ड क्लास यूट्यूबर को अब कौन समझाए, वो तकलीफ जो थी ना उनकी, इसलिए अपने उन्होंने जो सवाल किए थे वो रखे और मेरे आंसर्स को काट दिया। एक और बड़ी मज़ेदार आपको बात बताती हूँ। यासिर शामी के बारे में आपको याद होगा कि पिछले कुछ अर्सा पहले ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए थे, बिल्कुल उस तरह की कंट्रोवर्सी जिस तरह उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की। आपको याद होगा मीनारे पाकिस्तान पे एक आयशा इकराम नामी यूट्यूबर थी जो रैम्बो नाम के अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ गई थी और उन्होंने एक दिन पहले ही वहाँ पर लोगों को बता दिया था कि मैं टिकटॉक्स बनाने के लिए आ रही हूँ। तो जब आयशा इकराम और उसका बॉयफ्रेंड यानी कि रैम्बो वहाँ पर पहुँचे थे तो उसके बाद आपने देखा कि लड़कों ने उसके साथ नाज़ेबा हरकत की, उसके कपड़े फाड़े और उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसके बाद यासिर शामी ने उसको कौम की बेटी बनाकर जब पेश किया और उसके साथ एक प्लांटेड इंटरव्यू किया, जो उसके घर पे बिठा के, अपने घर पे बिठा के उसका इंटरव्यू किया था, उसके बाद यासिर शामी को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी। पूरी कौम ने यासिर शामी को उनकी गैरत याद दिलाई। उस वक्त भी यासिर शामी ने थर्ड क्लास
क्लास यूट्यूबर होने का हक अदा किया और वो सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पे इकरारुल हसन को बिल्कुल अकेला बेयारो मददगार छोड़कर गायब हो गए थे। इकरारुल हसन क्योंकि एक जिम्मेदार शख्स थे, वो बेचारे आकर इस कंट्रोवर्सी को लोगों के सामने क्लैरिफाई करते रहे, वो लोगों को सफाइयाँ देते रहे क्योंकि वो एक जिम्मेदार शख्स थे। लेकिन यासिर शामी जैसे कि वो कहते हैं कि वो एक थर्ड क्लास यूट्यूबर हैं, तो वो गायब हो गए थे। और इस इंटरव्यू में मैंने उस बात का भी जिक्र किया। इन्होंने मुझे कहा, इन्होंने आयशा इकराम का जिक्र किया और मैंने इनको कहा कि आप तो आयशा इकराम के इज्तिमाई भाई थे। और फिर जब इन्होंने देखा कि ओहो ये बात तो मेरे खिलाफ जाएगी, तो इन्होंने अपने एडिटर को कह के वो बात भी कटवा दी। किटी यासिर शामी से जब कुछ और नहीं बन पाया, जब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो इतने ज़्यादा रिवेंजफुल हुए हुए थे, तो उन्होंने जनाब सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने जानबूझ के 40 साल कहना शुरू कर दिया। उसकी वजह ये थी कि दुआ ज़हरा की वालदा जो हैं, जिनकी बेटी अब 17 साल की है, उनकी अपनी उम्र 40 साल के लगभग है। तो उन्होंने गुस्से में आकर, जज्बात में आकर मुझे भी कुछ ऐसा ही कहा था कि मेरी बेटी को बड़ा करके दिखाया, 40 साल का करके दिखा दिया। और यासिर शामी ने उस बात का रुख मेरी तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन यासिर शामी को पता था कि मेरी एग्जैक्ट एज जो है वो 24 है। उसकी वजह दो बातें हैं। एक तो ये है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो इंटरनेट पे थे, मैंने अपना आईडी कार्ड शेयर किया हुआ था, और प्लस ये है कि यासिर शामी मेरे साथ प्रोग्राम खबरनाक में बस कुछ अरसे के लिए स्ट्रगल करने के लिए आए थे, लेकिन फिर वो स्ट्रगल करके यहाँ से चले गए थे क्योंकि वो नहीं हमारे प्रोग्राम में सेट हो पाए थे। और उसके बाद उन्होंने डेली पाकिस्तान में अपना बड़ा अच्छा नाम बनाया था, तो वहाँ पर ये मुझे छोटी बहना कहते थे क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे उन दिनों में। मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लास की स्टूडेंट थी जब मैं खबरनाक में आई थी, और उसके बाद मैंने वहाँ पे ही मास्टर्स किया था। और यासिर शामी क्योंकि इस बात को जानते थे, इसलिए इन्होंने वो बातें भी कटवा दी। लेकिन थैंक गॉड कि जहाँ पर मेरी एज का जिक्र हो रहा है वहाँ पर यासिर शामी ने उसको नहीं काटा, तो इसके लिए उनका शुक्रिया। आई होप कि वो माइंड नहीं करेंगे। जैसी गेम उन्होंने मेरे साथ की है और जैसे उन्होंने व्यूज़ लेने के लिए लोगों के सामने ये सारा ड्रामा किया है, और जैसे उन्होंने मेरे आंसर्स को कट करके एडिट किया है, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि पिछले 2 माह से मैं लोगों को इस पूरे केस को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे फॉलोअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स को इस बात का ना पता हो कि वो जुनैरा जो डेली बैठकर हमें इतना लंबा भाषण देती है, हमें शिकों के बारे में बताती है, आर्टिकल्स के बारे में बताती है, वो जुनैरा यासिर शामी के आगे लाजवाब हो जाएगी। और जब यासिर शामी अपना रोब झाड़ा होगा बताने के लिए कि आपको पता है कि इस पे कौन सा आर्टिकल लगता है, तो जुनैरा बता नहीं पाएगी। ये तो उन्होंने असल में वाकई वो हरकत की है जैसे कि वो खुद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हूँ सुन लीजिए। मेरे जैसा कोई थर्ड क्लास यूट्यूबर जाकर उस मेरे जैसा कोई थर्ड क्लास यूट्यूबर जाकर उस मैं थर्ड क्लास हूँ, मैं थर्ड क्लास हूँ, मैं थर्ड क्लास हूँ, मैं थर्ड क्लास हूँ जी। तो वो कह रहे हैं कि वो एक थर्ड क्लास यूट्यूबर है और थर्ड क्लास हरकतें करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें उनके लेवल पर नहीं जाना। मुझे सिर्फ अपने व्यूवर्स को ये बात क्लैरिफाई करनी थी कि ऐसी क्या वजह थी, क्योंकि मेरे सारे फैंस परेशान हुए हुए थे कि ऐसी क्या बात है कि यासिर शामी आपसे सवाल पूछ रहा है लेकिन आप आगे से जवाब नहीं दे रही। जवाब यह है कि मेरी जवाब के आगे लगा दी है कैंची, उसको कर दिया है कट। तो जनाब कोई ऐसा मसला नहीं, आप जितना मुझे कंट्रोवर्शियल करेंगे मैं उतनी ज़्यादा हिट होती चली जाऊंगी। और यही वो बात थी जिसने आपको मजबूर कर दिया कि आप अपनी ओडी में बैठकर मेरे घर आए। तो चलिए जनाब, आपके इंटरव्यू का फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको ये रोस्टिंग पसंद आई होगी, और आइंदा जो है वो मेरे साथ पंगा लेते हुए थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि मैं उन आम लोगों की तरह नहीं हूँ जो बेचारे आपको कॉल्स करते रहते हैं और फिर बाद में आप उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। चलिए जनाब, आई होप कि मेरे सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ चीज़ें मैंने आपको सबूत के तौर पे दिखा भी दी और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शेयर करने वाली नहीं भी होती। वैसे उस वक्त मेरे ज़हन में ये ख्याल आया था जब ये मेरा इंटरव्यू कर रहे थे कि मैं भी सामने अपना फ़ोन ऑन करके रख दूँ ताकि जो चीज़ें ये बीच में से काटे बाद में मैं अपने लोगों को दिखा दूँ। लेकिन उस वक्त लाइट नहीं थी और बड़ी जल्दी में, पूरे दिन से मैं थकी हुई थी। मेन स्ट्रीम मीडिया के 6 चैनल्स पर इंटरव्यू दे चुकी थी और सब लोग ही ऑलमोस्ट ये चीज़ें कर रहे थे, और ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए होता है और मैं इस चीज़ को ऑब्जॉर्व कर रही थी। लेकिन जो लोग मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब जानते हैं कि जुनैरा जो है वो कभी भी नहीं झुकने वाली। हमेशा सच के ऊपर अगर आप कायम हो ना तो आप डट जाओ। मैं फिर से कहूंगी कि आज दुआ ज़हरा का केस ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अगर इनके वालिद को सुप्रीम कोर्ट जाना है या जहाँ जाना है तो वो अपने हक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जाकर भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि हर जगह पर, हर कोर्ट में लड़की की स्टेटमेंट ली जाती है और लड़की जो कहती है वही होता है। तो चलिए जनाब, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। किटी हैंड वेव कर दो।